सभी के लिए सुप्रभातम मित्रों। आज की इस कक्षा में हम जानने वाले हैं समास का टॉपिक। जो भी विद्यार्थी समास पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इस क्लास को पूरा जरूर देखें मित्रों। और यदि आपके कोई दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, तो उन तक भी इस क्लास को जरूर भेजें, क्योंकि एक पुण्य का काम तो बनता ही है। और चैनल से जुड़ जाइए, फटाफट क्लास को शुरू करते हैं मित्रों। देखिए, समास के बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे जो आपके लेवल के हिसाब से है। हम विशेष रूप से 10वीं क्लास को फोकस करके यहाँ पर चल रहे हैं। 10वीं के अलावा आप जैसे 11वीं में पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, और जैसे 9th क्लास है तो 9th क्लास के बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा समास शब्द है वो किस तरह से बनता है। ठीक है ना। देखिए, इसमें बच्चों सम तो उपसर्ग है, ठीक है, और अस इसके अंदर धातु है, और घय इसमें प्रत्यय होता है। ये अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। देखिए, सम उपसर्ग है, अस धातु है, और घय प्रत्यय है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सम उपसर्ग हो गया बच्चों, अस इसमें धातु हो गई, और घय इसमें प्रत्यय हो गया। इन सब को मिलाने से हमारा शब्द बनता है समास है। कौन सा बनता है बच्चों? समास। इस तरह से हमारा समास शब्द बनके तैयार होता है। अब बारी आती है कि समास का अर्थ क्या है। एक एक बिंदु को हम लेकर चलेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस से, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताएंगे। तो अब बात आती है अर्थ की। तो मैं यहां पर आपको अर्थ इसका बताता हूं कि समास का क्या अर्थ होता है। देखिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं बच्चों, समास शब्दस्य अर्थः संक्षिप्तीकरणम अस्ति। क्या है संक्षिप्तीकरणम? मतलब संक्षेप में लिखना या संक्षिप्त करना, शॉर्ट करना। यही समास का अर्थ आपको समझना है मोटा मोटा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, समास शब्दस्य अर्थः संक्षिप्तीकरणम इति। ठीक है, इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप लिख सकते हैं। तो अर्थ हो गया समास शब्दस्य अर्थः संक्षिप्तीकरणम इति, यानी संक्षिप्त करना। ठीक है, जैसे हमने कहा माता और पिता। ठीक है, अब इसको हम संक्षिप्त करेंगे तो माता पिता ऐसा हम बोल सकते हैं। संस्कृत में बोलेंगे माता पितरौ, या फिर पितरौ भी ऐसा बोला जा सकता है। जब हम समास पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है ना। ऐसे अब बारी आती है बच्चों परिभाषा की। परिभाषा, जो भी हम टॉपिक यहां पर पढ़ेंगे तो उसके बारे में बारीक से बारीक चीज भी आपको पता होना चाहिए। जो आपके लेवल के हिसाब से उचित है वो आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो अर्थ आपको समझ में आ गया, इसकी व्युत्पत्ति समझ में आ गई, किस तरह से शब्द बन के तैयार हुआ है। पुल्लिंग शब्द बन गया हमारा ये, क्योंकि घय प्रत्यय लगने से पुल्लिंग ही बनता है। ठीक है ना। इसके बाद में अर्थ हो गया समास शब्द से अर्थ संक्षिप्तीकरणम। अब बारी आती है बच्चों परिभाषा की। तो इसकी जो परिभाषा है वो आप लिखेंगे समसनम। समसनम समास है, यही इसकी मुख्य परिभाषा है, यही इसकी प्रसिद्ध परिभाषा है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम अथवा करके यहां पर और लिख रहे हैं शॉर्ट करके। तो मुख्य परिभाषा है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है समासस्य का परिभाषा, उत्तर देना होगा समसनम समासः। क्या लिखोगे बच्चों? समसनम समासः। बिल्कुल आराम से याद करना है आपको, लिखकर याद करना है, बोल के याद करना है। वीडियो को देखते रहोगे तो गारंटी से अच्छे से समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है ना। समसनम समास है, आपको यह परिभाषा लिख देनी है यदि परिभाषा पूछी जाती है तो। अब इसको और सरल करके हम लिख सकते हैं अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। तो यहां पर आप नोट कर सकते हैं, अथवा लिख के हमने लिख दिया है अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। देखिए बच्चों, यहां पर ये हमारी दूसरी परिभाषा एक तरीका से तैयार हो जाती है। अनेक पदानाम एक पदी भवनम, मतलब अनेक पद मिलकर के जब एक पद बन जाता है तो उसको हम समास कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे? समास। क्योंकि इसमें अनेक पद होते हैं, वो मिलकर के एक पद का निर्माण करते हैं, जो
हमारा समास युक्त शब्द कहलाता है, या समस्त पद कहलाता है, या समास वाला शब्द या पद कहलाता है। ठीक है ना। इसके अलावा एक लाइन आप और नोट कर सकते हैं, वो मैं आपको हिंदी में लिखा रहा हूं। ठीक है, हिंदी में भी आपको समझ में आना चाहिए। अनेक पदों का मिलकर, ऐसे लिख लीजिए आप, अनेक पदों का मिलकर एक पद होना समास है। देखिए, तो इस तरह से बच्चों हमने अब तक जान लिया समास शब्द की व्युत्पत्ति किस तरह से हुई। सम अस घय बराबर समास बन गया। यहां पर उपसर्ग आपका सम है, धातु अस है, घय आपका प्रत्यय है। अर्थ की बात की हमने, समास शब्दस्य अर्थः संक्षिप्तीकरणम इति, ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद में परिभाषा की बात आती है, तो परिभाषा में आपको समझना है समसनम समासः, अथवा करके हमने अर्थ को स्पष्ट कर दिया है। इसका क्या मतलब है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। इस तरह से आप समझ गए, अनेक पदों का मिलकर के एक पद हो जाना समास है। अब जो सामान्य रूप से हम जानते हैं, सामान्य रूप से आपने देखा होगा, समझा होगा, तो उसको भी नोट कर सकते हैं। सामान्यतः दो या दो से अधिक पदों का मेल समास होता है। सामान्यतः दो या दो से अधिक पदों का मेल समास होता है। इस तरह भी आप लिख सकते हो बच्चों। तो ये एक सामान्य सी जानकारी यहां पर हो चुकी है। अब हम आगे देखेंगे इसमें कौन कौन से मोस्ट फैक्ट हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों से हम लेकर चलेंगे। इस क्लास में हम केवल परिचय के बारे में जानकारी इसमें देने वाले हैं। मोस्ट फैक्ट क्या है, जैसे कि विग्रह किसे कहते हैं, समास विग्रह कितने प्रकार का होता है, इसके अलावा विभक्ति लोप क्या है, पद किसे कहते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। संक्षिप्त जानकारी इसमें हम जानेंगे। उसके बाद में एक एक समास को हम बिल्कुल मजेदार तरीका से, शानदार तरीका से आपको हम समझेंगे। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फटाफट इसको हम साफ कर देते हैं। उसके बाद में आगे समझते हैं मोस्ट फैक्ट। तो चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहां पर टॉपिक डाल रहे हैं मोस्ट फैक्ट। मोस्ट फैक्ट किसके, समास से संबंधित मोस्ट फैक्ट कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, नंबर एक आप लिखेंगे समस्त पद। एक नंबर पे आपको समझना है समस्त पद, क्योंकि जब आप समास पढ़ोगे तो ये आपको शब्द मिलेंगे, तब दिक्कत आती है कि भाई ये होते क्या हैं। इसलिए हम पहले से ही समझ करके तैयार रहते हैं, जिसलिए आपको हम ये सब बता रहे हैं। देखिए, समस्त पद क्या होता है बच्चों, बहुत से पदों का मिलकर के एक पद हो जाना समस्त पद कहलाता है। ठीक है, समास होने से पहले जो स्थिति होती है वो अनेक पदों की होती है। जैसे अभी हमने एक उदाहरण बोला था, माता और पिता, ये अनेक पद हैं यहां पर। तो अब हम इसको समास करेंगे तो इसका समस्त पद बनाएंगे, मतलब एक पद हम बनाएंगे तब बनेगा माता पिता, या फिर संस्कृत में लिखेंगे पितरौ। अर्थ वही निकलेगा जो पूरे वाक्य का होता है। यही तो खासियत है समास की, जो अनेक पदों का अर्थ निकल रहा होता है वही अर्थ समस्त पद होने के बाद में जो शब्द बनता है उसका भी सेम टू सेम अर्थ होता है। किसी भी तरह से कोई उसमें अंतर नहीं होता। यही समास की विशेषता है, यही आपको समझना है। ठीक है ना। जैसे जैसे हमने कहा राम राम, अब इसको संस्कृत में बोल सकते हैं रामौ, अर्थ सेम निकलेगा। हमने कहा राम राम राम, तो इसको हम कह सकते हैं रामाह। आपने रूप भी देखा होगा, राम में राम रामः प्रथमा। अब इसमें राम एक राम है, रामौ दो राम है, रामाह बहुत सारे राम हो गए। इस तरह से हमारा समस्त पद बनता है। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं, बहुत से पदों का मिल करके एक हो जाना समस्त पद कहलाता है। इसको हम लिखेंगे नहीं, आप लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, लिख लो। बहुत से पदों का मिल करके एक हो जाना समस्त पद कहलाता है। नोट कर सकते हैं। नंबर 2 पर हम समझते हैं बच्चों विग्रह। क्या विग्रह? ठीक है, विग्रह क्या होता है? अब देखिए, विग्रह होता है बच्चों समस्त पद में प्रयुक्त पदों को अलग अलग करके लिखना, समास विग्रह कहलाता है। जो पद दे रखे हैं उन पदों को जब हम, मान लो हमारा एक पद है, समस्त पद जो है उसको यदि हम अलग अलग पदों में लिख देते हैं, ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा आपका विग्रह, समास विग्रह हो जाएगा उसका। जैसे हमने कहा माता पिता, अब इसको हम लिख देंगे माता
और पिता, ठीक है, माता च पिता च, ठीक है, समस्त पद बनेगा पितरौ, समझे बात को। ऐसे तो अलग अलग लिखते हैं हम विग्रह में, ठीक है। तो क्या इसमें लिख सकते हैं आप समस्त पद में प्रयुक्त पदों को अलग अलग करके लिखना विग्रह कहलाता है, इतना आप नोट कर सकते हैं। पदों को पृथक पृथक करके या अलग अलग करके लिखना विग्रह कहलाता है। अब बात आती है कि विग्रह वही कितने प्रकार का होता है, सवाल आपके मस्तिष्क में चल रहा होगा, तो नोट कर लीजिए। विग्रह दो प्रकार का होता है बच्चों। कितने प्रकार का होता है विग्रह? आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है लौकिक विग्रह, समझ लेना अच्छे से। एक होता है आपका अलौकिक विग्रह, समझे कि नहीं। एक तो लौकिक विग्रह होता है और दूसरा अलौकिक विग्रह होता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, लौकिक विग्रह वह होता है जो लोक में प्रचलित होता है और अलौकिक विग्रह वह होता है जो लोक में प्रचलित नहीं होता है। अभी हम एक उदाहरण से आपको इसको समझाते हैं। देखिए, हम यहां पर एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि हमने लिख दिया राजपुरुषः। ये हमारा एक समस्त पद है बच्चों, राजपुरुषः, ठीक है। अब इसका हम विग्रह करेंगे, तो विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे, यहां पर देखिए विग्रह में हम लिखेंगे राज्ञः पुरुषः। इस तरह से हम इसका विग्रह करते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम जानते हैं कि दो प्रकार के विग्रह होते हैं। अब हम इसको दोनों प्रकार को अलग अलग स्पष्ट करते हैं। देखिए, लोक में जो प्रचलित होगा वो तो लौकिक विग्रह होगा, तो लौकिक विग्रह होगा राजपुरुष का राज्ञः पुरुषः। देखिए, अर्थ होगा राजा का आदमी या राजा का पुरुष, ऐसा इसका अर्थ है। तो यहां पर अर्थ के हिसाब से हमने यहां पर इसका विग्रह किया। तो राज्ञः में आपकी षष्ठी विभक्ति है बच्चों, पुरुषः में आपकी प्रथमा विभक्ति है। ये शब्द रूप तो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी जाकर के ये स्पष्ट हो सकेगा, ठीक है। राजन शब्द यानी राजा का रूप आपको आना चाहिए। अब देखिए, यहां पर ये हमने लिख दिया बच्चों लौकिक विग्रह है, ये लोक में प्रचलित होता है। इस तरह से हम प्रयोग में ले सकते हैं इसको। जैसे कि किसी को बोलना होता है कि राजा का आदमी कहां है, तो हम बोल सकते हैं राज्ञः पुरुषः कुत्रस्ति, राज्ञः पुरुषः क्व, कहां है वो, ठीक है ना। इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका लौकिक विग्रह, जिसको हम प्रयोग में ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको समस्त पद बना करके भी हम प्रयोग में ले सकते हैं, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही तो समास होता है। तो मिलाकर के प्रयोग में लेंगे तो इस तरह से बोलेंगे राजपुरुषः कुत्रस्ति, राजपुरुष कहां है। और ऐसे बोलेंगे तो बोलेंगे राज्ञः पुरुषः कुत्रस्ति। बात तो एक ही है, एक ही मतलब है, किसी भी तरह का कोई अंतर उसमें नहीं है, ठीक है ना। ऐसे अब यहां पर अलौकिक विग्रह जो होगा वो आपको समझना है। अलौकिक विग्रह में क्या करते हैं बच्चों, इन पदों के अंदर, जैसे हमारा पहला पद है राज्ञः और दूसरा पद है हमारा पुरुषः, इन पदों में जो विभक्ति छुपी हुई है उस विभक्ति को आपको बाहर निकालना होता है और मूल पद को अलग करना होता है। मूल पद के बाद में आपको इसमें लगी हुई विभक्ति को बाहर निकालते हैं, यानी सुपादी विभक्ति को हम बाहर निकालेंगे। तो यहां पर राजन शब्द है बच्चों, राजन शब्द है और षष्ठी विभक्ति में ngश लगता, ngश। देखिए, सुपादी विभक्ति होती है आपकी 21, ठीक है। सु औ जस अम औट सस टाभ्याम बिस ङेभ्याम ब्यस ङशिभ्याम ब्यस ngश ओ शाम ङी ओ शुभ, ठीक है ना। इस तरह से हमारी 7 विभक्तियों के रूप बनते हैं। तो यहां पर हमने लिखा राजन ngश। मैं आपको लिखवा दूंगा, वैसे हमने बहुत सारी वीडियोज में ये सारी चीजें स्पष्ट ऑलरेडी कर रखी हैं। देखिए, राजन हो गया और इसमें षष्ठी विभक्ति है तो इसका रूप लगता है ngश। तो राजन ngश, इधर आएगा आपका पुरुष सु, पुरुष में प्रथमा लगती है इसलिए उसमें आएगा सु, सु औ जस। ये आपकी पहली लाइन है, पहली विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति, ठीक है ना। षष्ठी विभक्ति बोलेंगे तो ngश ओश आम, ठीक है, ngश ओश आम, ऐसे आपका रूप बनता है। अब देखो यहां पर हम इसको लिखेंगे राजन ngश पुरुष सु। इस तरह से हमारा ये अलौकिक विग्रह हो गया बच्चों। अब आप बताइए कि इसको आप लोक में कभी प्रयोग में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते। इस तरीका से आप कभी भी नहीं बोलोगे। जैसे मान लो आपको बोलना है राजपुरुष को बुलाओ या राजपुरुष कहां है, इस तरह से बोलना है, तो आप ऐसा कभी नहीं बोलोगे राजन ngश पुरुष सु कुत्रस्ति, ऐसा कभी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि इस तरह का व्यवहार में प्रयोग नहीं होता, कतई नहीं होता।
प्रयोग होता है हमारा राज्ञः पुरुषः कुत्र अस्ति, या होता है राजपुरुषः कुत्र अस्ति। इस तरह से हमारा प्रयोग होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि विग्रह हमारा दो प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक। स्पष्ट है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बच्चों एक नोट और करें आप, जैसे एक चीज हो गई 2 और 3 नंबर पे आप लिखेंगे विभक्ति लोप। विभक्ति लोप, देखिए अब इसमें क्या होता है बच्चों, अच्छे से समझ लेना। जो पद हमारे दिए हुए होते हैं, यानी समास होने वाले पदों के पास में जो या पाद में या पद में जो विभक्तियां लगी हुई होती हैं, उनका लोप कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास है राजन नश, ये हमारी षष्ठी विभक्ति है बच्चों। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। ये हमारा सु जो है प्रथमा विभक्ति का रूप है। अब हमने आपसे बताया है विभक्ति लोप। तो जब हम समास करेंगे इसका, तो इसमें छुपी हुई जो विभक्तियां हैं बच्चों, उनका लोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लोप। उसी को कहते हैं विभक्ति लोप। तो इसमें छुपी हुई, जैसे कि आपकी षष्ठी विभक्ति है नश, इधर है सु, इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे समास आदि जब आप करेंगे तो इसमें न का भी लोप हो जाता है। ये नियम होते हैं हमारे। तो बनता है राज और इधर आपका बचता है पुरुष, तो राज और पुरुष बचता है राज पुरुष। अब राज पुरुष एक नया हमारा पद बन गया, मतलब एक शब्द बन गया। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होकर के वापस से इसमें हम विभक्ति करेंगे। विभक्ति नहीं करेंगे तब तक इसको हम प्रयोग में नहीं ले सकते। यही हमारे संस्कृत व्याकरण का नियम है बच्चों। तो इसको हम पद तो बनाएंगे, कोई भी शब्द हो, दुनिया का कोई भी शब्द हो, यदि उसको संस्कृत में प्रयोग करना है तो उसको पद बनाना पड़ेगा। ये आपको समझना है बच्चों। तो यहां पर हम इसको हटा देंगे, विभक्तियों का लोप हो जाएगा, नश का लोप हो जाएगा, सु का हो जाएगा। तब यहां पर आपके सामने फिर आपके नियम के हिसाब से न का भी लोप हो जाता है। तो यहां पर आपका राज और इधर आपका पुरुष बचता है। अब इन दोनों को हम मिला देंगे तो नया शब्द बनके तैयार होता है, राज पुरुष है। अब यहां पर हम विभक्ति करेंगे वापस से, सु प्रथमा में बनाएंगे तो यहां पर सु का जो उ है वो हट जाएगा, से का विसर्ग हो जाएगा, तब बन जाएगा राज पुरुषः। ये पूरी एक प्रोसेस होती है जो कि सभी में होनी होती है। ठीक है, इस तरह से आप विभक्ति लोप भी समझ गए होंगे बच्चों। अब इसके बाद में आपको एक चीज और समझनी है, मैं यहां नोट कर देता हूं, ऊपर ही लिख देता हूं 4 नंबर पे, पद। आपको समझना है बच्चों पद। पद क्या होता है? समास में मुख्य रूप से 2 पद होते हैं बच्चों, ध्यान में रख लेना है। समास जब हम पढ़ रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पद इसमें 2 तरह के होंगे, एक तो होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। समझ लो, एक तो होता है बच्चों इसमें पूर्व पद और दूसरा होता है इसमें उत्तर पद। पूर्व पद उसको कहते हैं जो पहले होता है, उत्तर पद उसको कहते हैं जो बाद में होता है। कैसे? देख लो, उदाहरण में समझ लीजिए। यहां पर देखो बच्चों 2 पद है, राजन नश पुरुष सु। तो ये हमारा पहला पद है, इसको कहते हैं हम पूर्व पद। ये हमारा बाद वाला पद है, इसको कहते हैं हम उत्तर पद। इतना ही समझना है आपको, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, एकदम सिंपल है, आसान है। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे हम चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है, इसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समासस्य भेदाः। समास के भेद कितने होते हैं? ठीक है ना, समास तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसके हम अब जानने वाले हैं बच्चों भेदाः, यानी कि समासस्य भेदाः। ठीक है, इसको समझेंगे। तो समास के जो भेद होते हैं बच्चों, वो होते हैं पंचधा समास। समासः पंचधा मतलब समास के 5 भेद होते हैं बच्चों। कितने भेद होते हैं? 5। अब कैसे होते हैं अच्छे से समझ लीजिए। यहां पर मैं यहां पर एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहला हमारा होता है बच्चों अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है, नंबर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 पे लिखना है तत्पुरुष समासः, ये 2 नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है बच्चों द्वंद्व समासः। अच्छे से नोट कर लो फटाफट। उसके बाद में नंबर 4 पर लिखना है बच्चों बहुब्री समास। बहुब्री समासः। और 5 नंबर पे आपको नोट करना है बच्चों कौन सा? केवल समास। इस तरह से यहां पर आप 5 समास देख पा रहे हैं। मुख्य समास की जब बात आती है, यदि इस तरह से सवाल आएगा कि समास के कितने भेद हैं, तो संस्कृत के अंदर समास के 5 भेद माने जाते हैं बच्चों।
कितने? 5। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा तो नहीं है, हमने तो द्विगु समास भी पढ़ा है, हमने तो कर्मधारय समास भी पढ़ा है, वो भी बताएंगे बच्चों, थोड़ा सा धैर्य रखिए, उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारे 5 भेद होते हैं बच्चों। समासस्य पंचभेदाः, यानी समासः पंचधा, ऐसा प्रसिद्ध वाक्य है। समास के 5 भेद हो जाते हैं। अब बात आती है आगे, हमारा जो तत्पुरुष समास है बच्चों, इस तत्पुरुष समास को हम 2 जगह और बांटते हैं, यानी कि इसके 2 उपभेद भी कहलाते हैं। एक होता है इसमें कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बच्चों तत्पुरुष का एक भेद है, और दूसरा भेद इसमें है आपका द्विगु समास, द्विगु समास है। देखिए इस तरह से हमारे तत्पुरुष के 2 भेद और हो जाते हैं। अब आप देखेंगे तो टोटल आपके सामने 7 समास दिखाई दे रहे हैं, और मोटा मोटा देखें तो केवल समास आप शायद नहीं पढ़ते होंगे, तो ऐसे करके आपके सामने समास के भेद 6 दिखाई पड़ सकते हैं। वो कैसे पढ़ सकते हैं? केवल समास आपके यहां नहीं चलता है, मतलब 10वीं 12वीं के स्तर तक ये नहीं पढ़ाया जाता अक्सर, ठीक है ना। वैसे धीरे धीरे अब सिलेबस में आपका जुड़ने वाला है। केवल समास में क्या होता है, केवल समास में जैसे इन समासों में हम अलग अलग पदों के बारे में जानेंगे, किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में दोनों ही पद प्रधान होता है। इस तरह की विशेषताएं हर समास में आपको मिलने वाली है, लेकिन इस तरह की कोई भी विशेषता जहां पर नहीं होती है वो केवल समास हो जाता है, पदों का केवल संयोग मात्र हो जाता है, वहां हम केवल समास करते हैं। मोटा मोटा ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। मूल रूप से हम इस केवल समास को नहीं पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में भी ये नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम संस्कृत की बात कर रहे हैं तो हमें पूरी चीज समझ में आनी चाहिए। केवल समास संस्कृत में होता है बच्चों, तो ऐसे करके मूल समास तो 5 ही हैं, मूल समास तो आपके 5 ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद में तत्पुरुष समास के 2 भेद माने जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तो ऐसे करके टोटल आपके 7 हो जाते हैं, और केवल समास को नहीं मानते हैं तो 6 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे अब ये आपका समास का जो प्रश्न आएगा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि पूछा जाता है कि समास के मुख्य भेद हैं तो आपको 5 लिखना है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि सामान्य सा सवाल आता है कि समास कितने प्रकार का होता है, समास के भेद हैं, समास के कितने भेद हैं, तो आप 6 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस स्तर पे 10वीं 11वीं 12वीं के स्तर पर ये केवल समास को सिलेबस में ऐड नहीं किया हुआ है, तो यहां पर 6 समास आप लिख सकते हैं, इतना आपको समझना है, ठीक है। मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। अब देखो आप इसमें विग्रह के आधार पर एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर। अब ये तो हो गया हमारा समास का एक ढांचा बन गया, ठीक है, कि समास क्या है, मोटा मोटा सा आइडिया आपको लग चुका है यहां पर। जैसे कि अव्ययीभाव समास है, इसमें पहला पद अव्यय होगा, तत्पुरुष समास है, उत्तर पद प्रधान होगा, द्वंद्व समास है, इसमें आपके चार्थ में द्वंद्व होता है, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, इसमें कोई पद विशेष की विशेषता नहीं होती है, वो केवल समास होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य आपको मिलेंगे, ठीक है ना, और द्विगु समास में संख्या पूर्व द्विगु होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें एक श्लोक मैं आपको लिखाने वाला हूं, विग्रह के आधार पर समास की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। विग्रह को देख करके समास की पहचान कैसे होती है बच्चों, आपके सामने विग्रह लिखा हुआ है समास का, ठीक है ना। जैसे महान च असौ राजा, महाराजा, या इसके अलावा लिख सकते हैं कृष्ण च असौ सर्पः, कृष्ण च असौ सर्पः, कृष्ण सर्पः। इस तरह कोई भी आपके सामने विग्रह लिखा हुआ है तो विग्रह को देख करके आप कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें ये समास होगा, वो मैं आपको एक श्लोक लिखा रहा हूं, उस श्लोक के माध्यम से आप पहचान कर सकते हैं बच्चों। तो आप नोट कर लीजिए, चकार बहुलो द्वंद्वः स चासौ कर्म धारयः, ठीक है, एक लाइन हो गई आपकी। इसके बाद में यस्य येषाम बहुव्रीहि शेषस्तत् पुरुषो मतः। देखिए ये हमारा एक श्लोक है बच्चों। इस श्लोक में ये बताया गया है कि हम विग्रह के आधार पर समास की पहचान कैसे कर सकते हैं। देखिए, चकार बहुलो द्वंद्व स चासौ कर्म धारयः, यस्य येषां बहुव्रीहि शेषस्तत् पुरुषो मतः। बहुत बढ़िया। देखिए
लिख रहा है इसमें चकार बहुलो द्वंद्व, यानी जिसमें चकार की बहुलता हो वो द्वंद्व समास होता है बच्चों। हमने कहा कि च अर्थ है द्वंद्व, च आता है उसमें, बीच में च जुड़ा रहता है, माता और पिता, माता च पिता च, ठीक है ना। रामः च कृष्णः च श्यामः च, ऐसे आपको च मिलेगा बीच में, तो समझ जाना द्वंद्व समास है। स चासौ कर्म धारय, उसमें मिलेगा स च असौ, स अशौ, ठीक है ना, स अशौ। जैसे हमने कहा अभी आपके सामने कृष्ण च असौ सर्पः, कृष्ण च असौ सर्पः, इस तरह का आपको विग्रह मिलेगा तो समझ जाना कर्मधारय समास होगा। इसके अलावा यस्य येषाम बहुब्री, यस्य और येषाम मिलेगा तो समझ जाना बहुब्री होगा, यश और येषाम मिलेगा तो समझ जाना बहुब्री होगा। जैसे कि दश आननानि यस्य शह, 10 आनन है, 10 मुख हैं जिसके वह, ऐसा यदि विग्रह मिलता है तो आप तुरंत पकड़ जाना कि बहुब्री समास होगा। और शेषस् तत्पुरुषो मतः, और शेष में सब जगह तत्पुरुष समझना है। इस तरह से बच्चों मैंने एक आपके सामने श्लोक लिखवा दिया है, समझा दिया है कि किस तरह से हम विग्रह को देख करके समास की पहचान करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों हमने आज जाना समास शब्द की व्युत्पत्ति, समास शब्द का अर्थ, समास शब्द की परिभाषा, इसके अलावा समास से जुड़े हुए मुख्य शब्द, जैसे कि इसमें हमने बताया था समस्त पद क्या होता है, विग्रह क्या होता है, विग्रह कितने प्रकार का होता है, विभक्ति लोप क्या है, इन चीज़ों के बारे में जाना। उसके बाद में हमने बताया समास के भेदों के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही पर्याप्त है बच्चों। इस क्लास को अच्छे से देखना है, समझना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पर आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास रोजाना मिलती रहेंगी बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाते हैं, इस वजह से क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। हम प्रयास करेंगे कि आपको हम अच्छे से लगातार क्लासेज उपलब्ध करवाते रहें। अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करें। कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछें। अगली क्लास में आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। सबके लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, नमस्कार।